वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली। आज हम लोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं। देखिए हेडिंग तो आप डाल ही लीजिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इंग्लिश में कहेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर स्पेक्ट्रम क्या होता है। हो सकता है आप जानते हो स्पेक्ट्रम और हो सकता है ना भी जानते हो। थोड़ा सा मैं बता देता हूं स्पेक्ट्रम का सेंस क्या यहां पर है। हम किसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम, मीनिंग क्या है स्पेक्ट्रम की। देखिए जो प्रकाश है ना, या ऊर्जा है या विकिरण है, इनमें तरंगें होती हैं। तरंगों को उनकी तरंग दैर्घ्य के आधार पर अगर अरेंज कर दिया जाए, मिक्स होता है पूरा, लेकिन अगर उनको अलग अलग सेट कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, जैसे हम लोग प्रेयर के समय सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा कर देते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ते हुए अरेंज करते कि नहीं करते, वो भी एक तरीका स्पेक्ट्रम का है। तो सबसे छोटी वेवलेंथ को सबसे पहले रख दिया, उससे ज्यादा वेवलेंथ वाले स्पेक्ट्रम को, यानी वो वेव को अगला स्टेप पे रख दिया। तो जो वेवलेंथ का बढ़ता क्रम है, या उल्टा भी रख सकते हो आप, घटता क्रम। जब हम लोग मेरिट लिस्ट बनाते हैं तो ज्यादा नंबर वाले को सबसे ऊपर रख देते हैं। तो ये जो एक सीक्वेंस में अरेंज करा जाता है तरंगों को, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम तो समझ गए आप क्या होता है। हम एक लाइन में इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं स्पेक्ट्रम की, यहां जरूरत नहीं है इसकी, बट हम आपको जानकारी के लिए लिख रहे हैं। तो सबसे पहली लाइन में यही लिखेंगे हम लोग कि तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम, यहां घटते भी हो सकता है लेकिन हम बढ़ते लिख रहे हैं इसलिए इसी का प्रयोग करेंगे, के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने को स्पेक्ट्रम बनाना कहते हैं। यानी जो ये अरेंजमेंट बनाया मैंने, वो स्पेक्ट्रम बनाया। तो जो तैयार होकर सिस्टम बना वो क्या हुआ, स्पेक्ट्रम हुआ। इस प्रकार से व्यवस्थित क्रम को, इस प्रकार से व्यवस्थित क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल भी बता दें इसमें, उदाहरण में, कि हम लोग दृश्य प्रकाश जानते हैं। क्या जानते हैं? जो हमको दिखाई देता है, जो हमें देखने में मदद करता है। एक्चुअली वो दिखाई नहीं देता, वो हमें देखने में मदद करता है। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम अगर हम कहें तो आपने कभी सुना होगा एक शब्द विबग्योर। जिन्होंने नहीं सुना वो भी समझ लें। सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है वायलेट की। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कैसा होता है, मिनिमम। कम तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाते हैं। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, रेड कलर की, मैक्सिमम लैम्डा। V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड। तो ये देखो एक तरंगदैर्घ्य बढ़ती चली गई। कहां से शुरू होती है भी बता दें। वायलेट के लिए 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। 4000 से बढ़ते बढ़ते ये 7000 एंगस्ट्रॉम तक जाता है। ये स्पेक्ट्रम है। देखो तरंगदैर्घ्य बढ़ती चली गई। पीले का लगभग 6500 होता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे उसका लैम्डा बढ़ रहा है। हम इसको उल्टा लिख दें तो भी स्पेक्ट्रम है, लेकिन ज्यादातर बढ़ते क्रम में ही अरेंज किया जाता है। तो ये तो स्पेक्ट्रम का परिचय हुआ, लेकिन हमारी हेडिंग कुछ और है। हमारी हेडिंग क्या करे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे, हम उनका स्पेक्ट्रम सीखना चाहते हैं। तो केवल स्पेक्ट्रम जान जाओ, इसलिए इतनी कहानी पूरी हमने आपको बता दी है। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मतलब समझ ले क्रम। सबसे पहला जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको गामा तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गामा किरणें सुना होगा आपने।
सबसे नंबर 1 पर मैं क्रम पहले बता रहा हूं, फिर इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहला नंबर गामा किरणें, उससे नीचे होती हैं एक्स किरणें। ध्यान से सुनना भाई लोग, इसके नीचे होती हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी किरणें। इनको हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी। यूवी क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें। आप इसको यूवी भी कह सकते हो, इंग्लिश में है अल्ट्रावायलेट, नाम तो सुने होंगे वैसे। इसके बाद होता है दृश्य प्रकाश। क्या होता है? जिसका अभी स्पेक्ट्रम मैंने आपको बना के दिखाया, उसको दृश्य कहते हैं। विबग्योर को क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। फिर इसके बाद होता है इंफ्रारेड। इंग्लिश में इंफ्रारेड है, हिंदी में बोलते हैं वो अवरक्त। क्या बोलते हैं? अवरक्त प्रकाश। इंग्लिश भी इसकी जान दो, इंफ्रारेड। इसके बाद माइक्रोवेव, इंग्लिश ही लिखते हैं, इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं, या हिंदी ले लो चलो, सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। इसके बाद रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगे। इसके बाद लॉन्ग वेव, दीर्घ तरंगे। दीर्घ तरंगे, बस नाम आप पहले जानो, फिर एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। इतना नोट करो पहले तो। देखिए हम लोग इन गामा किरणों को, एक्स किरणों को, सभी किरणों को अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप डाल दीजिए हेडिंग गामा किरणें। आप गामा का सिंबल भी बना के लिख सकते हो, गामा रेज। इन तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है ये सबसे न्यूनतम होती है और इनकी आवृत्ति सबसे उच्चतम होती है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है, उल्टा होती है। इसकी तरंगदैर्घ्य अगर हम बात करें तो 1 × 10⁻⁻14 मीटर से शुरुआत होती है और कहां तक चली जाती है? 1 × 10⁻10 मीटर। आपको पता होगा 10⁻−10 को हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो अगर एंगस्ट्रॉम में लिखने का मन हो तो 1 एंगस्ट्रॉम अधिकतम सीमा है और ये -4 पावर है एक्स्ट्रा, देखो इसमें 10 के बाद, तो 0.0001 एंगस्ट्रॉम। यानी इनकी अगर हम तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.0001 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1 एंगस्ट्रॉम तक। आवृत्ति की बात करूं तो आवृत्ति होती है 3 × 10⁻22 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक। अगर आप भूल जाते हैं तरंगदैर्घ्य आपको याद है तो आप कैलकुलेशन करके निकाल भी सकते हैं। कैसे? देखो फार्मूला पढ़ा होगा आपने, V = n लैम्डा। V वेग और n आवृत्ति और लैम्डा तरंगदैर्घ्य। अगर हम प्रकाश की बात करें, चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के चाल के बराबर चलती हैं, तो यहां सूत्र हो जाएगा C = न्यू लैम्डा। न्यू आवृत्ति है, कैलकुलेट करेंगे तो न्यू का मान क्या आएगा? C/λ। और C का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान कितना है? अभी देखो पहली लिमिट उठाई लैम्डा की 1 × 10⁻14। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻22 हर्ट्ज आएगा और लास्ट लिमिट में चले जाओ तो 4 पावर कम थी, तो 22 से 4 कम कर दो 18 हो जाएगी। देखो ये आवृत्ति हो गई। इनमें से एक अगर आंकड़ा याद है तो दूसरा हम C = न्यू लैम्डा में रख के निकाल सकते हैं। बात आती है इनका उत्पादन, यानी ये पैदा कैसे होती तरंगे, प्रोड्यूस कैसे होती। आपने सुना होगा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। वो नाभिकों के विघटन से होती है, तो परमाणुओं के नाभिक के विघटन से ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। फिर इसके गुण की बात आती, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो एक तो भेदन क्षमता इनकी उच्च होती है, यानी किसी मेटल सीट वगैरह को आराम से उपार करके निकल जाती है, आर पार निकल जाती है, धातुओं से भी। ठीक है। प्रतिदीप्त उत्पन्न करती। प्रतिदीप्त का मतलब होता है किसी पर्दे पर जब ये गिरेंगी तो चमक पैदा करती। प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त दोनों का भाव होता है चमक उत्पन्न करना, शाइनिंग, ब्राइटनेस। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, क्रिया करती हैं, प्रभावित करती हैं, कह सकते हो। प्रभावित करने का मतलब सुनना,
कभी एक्सरे देखा है आपने? लोग एक्सरे करा के आते हैं तो पूरा एक्सरे काला होगा, केवल जहां जहां हड्डियां होंगी उतना सफेद होता कि नहीं? वास्तव में पहले पूरी प्लेट सफेद होती है। जब हमारा हाथ या जिस चीज का एक्सरे होगा रखा और इधर से एक्स किरणें डाली गई तो एक्स किरणें हड्डियों को नहीं पार कर पाती, बाद बाकी पूरी प्लेट पे एक्स किरणें गई, उसको काला कर दिया, तो बचा हिस्सा कैसा दिखा? सफेद। वही क्रिया ये भी करती हैं, अगर इनको भी डाला जाए तो पूरी प्लेट को काला कर देंगी, यानी ये भी एक्सरे जैसा ही काम करती हैं। उसी को यहां बोला गया फोटोग्राफिक प्लेट से क्रिया करती हैं। वो जो एक्सरा वाली सीट होती है उसको फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। पुराने समय में जो कैमरे आते थे, आपको याद होगा, एक रील इस्तेमाल होती थी, निगेटिव बनता था उसमें एक, तो वही फोटोग्राफिक प्लेट होती है जो एक्सरे में इस्तेमाल होती है। मनुष्य के लिए यह हानिकारक होती है, ध्यान रखना। अगर हमारी त्वचा पर सीधे ये पड़े लगातार तो स्किन कैंसर तक पैदा कर सकती है। इनके उपयोग की बात करें तो नाभिक की संरचना के अध्ययन में भी इनका उपयोग होता है, और सबसे ज्यादा होता है कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में। आपने सुना होगा कीमोथेरेपी, सिकाई, यही किरणें डाल करके जहां जहां कोशिकाएं कैंसर की होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं डॉक्टर्स, तो आदमी थोड़े दिन ज्यादा जिंदा रहता है। कभी कभी अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो ठीक भी हो जाते हैं लोग, जैसे युवराज सिंह को पता होगा आपने कि कैंसर था लेकिन ठीक हो गए। तो लेकिन बहुत ज्यादा बीमारियां लाइलाज हैं, कम लोग, कुछ लोग दहशत में मर जाते हैं, वो बताते हैं आपको। उनको पता चल गया कि कैंसर है तो बस उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू। खैर आगे देखते हैं। तो ये आप पहला देखिए, इनको आप नोट कर लें, फिर हम दूसरी किरणों पे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक्स किरणों के अध्ययन की। देखिए जो एक्स किरणें हैं, ध्यान देना इस बात पे थोड़ा। पहले तो बता दूं एक्स किरणों की खोज किसने की थी, पता है किसी को? रॉन्जन ने की थी। किसने की थी? इंग्लिश में अगर लिखोगे तो रोंटजन होता है, ठीक है? रोजन या आप रज्जन याद कर लो, ठीक है? इसकी डिस्कवरी किसने की है? रज्जन। भौतिक विज्ञान का पहला नोबेल प्राइज 1901 में रॉजन को ही मिला था इन्हीं किरणों की खोज के लिए। रॉजन एक्चुअल में कैथोड किरणों पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने जब मॉलिब्डेनम की मेटल सीट पर इलेक्ट्रॉनों को डाला तो उन्हें एक अजीब सी किरणें प्रतीत हुई निकलती हुई, जिनके बारे में उनको ज्ञान नहीं था। तो जब कोई अज्ञात चीज होती तो हम उसको अक्सर क्या मान लेते हैं? गणित पढ़ी कभी? माना कि पेंसिल की कीमत x रुपए, तो उन्होंने इसलिए उन किरणों का नाम उस समय x डाल दिया, और इतना जल्दी ये फेमस हो गया टॉपिक कि उन किरणों का नाम एक्स किरणें ही प्रसिद्ध हो गया। बाद में इन किरणों का नाम रोंजन किरणें रखा गया। क्या? लेकिन ये फेमस ज्यादा हो गए किस नाम से? आज भी गांव देहात में लोग जाते कहाँ एक्सरे कराने जा रहे हैं। अगर डॉक्टर लिख दे एक्सरे टेस्ट की जगह रोंजन टेस्ट, तो आधे लोग तो मर जाएंगे, पहले सोचेंगे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, ये कौन सा टेस्ट लिख दिया गया है। तो एक्स किरणें इसलिए इनका नाम है। पहली बात तो इनका परास देखें जरा। तरंगदैर्घ्य इनकी ध्यान रखिएगा 1 × 10⁻11 से शुरू होती है और 3 × 10⁻8 मीटर तक है। एंगस्ट्रॉम में अगर मैं कहूं तो 0.01 एंगस्ट्रॉम से 300 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम में याद करने से थोड़ा आसान रहता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। आवृत्ति 3 × 10⁻19 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। इनको उत्पन्न करने का तरीका समझ लो। मैंने कहा ना, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन जाकर के मॉलिब्डेनम से टकराए थे। मॉलिब्डेनम उच्च परमाणु क्रमांक वाला पदार्थ होता है, तो इनको पैदा करने के लिए देखो, तीव्रगामी या तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन जब उच्च परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से टकराते हैं तो ये किरणें पैदा होती हैं। इनके गुण सुन ले। इनके वो सभी गुण हैं जो गामा किरणों के पास थे, ऊपर लिखे हैं वही सब गुण है, इसलिए दोबारा नहीं लिखा मैंने। हाँ, केवल एक अंतर है, जो भेदन क्षमता वहां लिखी थी मैंने, उनकी बहुत उच्च थी गामा की, इनकी गामा से थोड़ी कम होती है। भेद भी कर जाते हैं मेटल को, लेकिन जितनी मोटी मेटल को वो भेदेंगे उतनी इसको ये नहीं भेद पाएंगे, बस ये है। इनका उपयोग कहां होता है? देखो, एक तो परमाणु के अंतः कोषों का अध्ययन करने के लिए, अंदर जो कोष होते हैं ना, KLMN पढ़े,
उनका अध्ययन करने में होता है, और मेन ज्यादा होता है रोग के निदान में। हड्डी टूट गई पता करने में एक्सरे कराते हो कि नहीं कराते हो, उपयोग है कि नहीं है। लीवर में कहीं सूजन है, एक्सरे भी होता है, अब तो अल्ट्रासाउंड भी होता है। मतलब काफी चीजों में, बीमारियों में इसका इस्तेमाल है कि नहीं है। तो ये उपयोग नोट कर लीजिए, फिर अगले बार उस पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पराबैंगनी किरणों पे। देखिए पराबैंगनी किरणों को इंग्लिश में यूवी रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट किरणें। इनकी परास होती है 1 × 10⁻⁸ मीटर से लेकर के 4 × 10⁻⁷ मीटर। एंगस्ट्रॉम में कहें तो 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम। आवृत्ति ध्यान रखिए 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर के 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आती कहां से किरणें, इनको समझ लें। एक तो सूर्य में होती है पराबैंगनी किरणें, सुना कि नहीं सुना? ओजोन परत इन्हीं किरणों को रोकती है, अवशोषित करती है। अगर ये किरणें धरती पे आ जाए ना तो हमें स्किन कैंसर जल्दी होगा। हाँ लेकिन इनके फायदे भी, ऐसा नहीं कि सब नुकसान है। तो सूर्य से आते स्पार्क, अगर स्पार्किंग होती है उसमें भी किरणें पैदा होती हैं। और आयनित गैसें, अगर गैस आयनाइज हो गई है तो वो भी इस किरणों को पैदा करती हैं। इनके गुण समझ लो, जितनी गामा किरणों के गुण है वो सभी गुण इसमें भी होते हैं, बस भेदन क्षमता थोड़ी सी कम होती है। हाँ उपयोग जरा समझना। एक तो अदृश्य लिखाई में, जासूसी में ऐसी लिखावट जो कोई आंखों से नहीं देख सकता है, वो इन्हीं किरणों से करी जाती है। इसके अलावा कोई नकली दस्तावेज तैयार किया गया, उसकी जांच में किरणें इस्तेमाल होती हैं। ओवर राइटिंग वगैरह, काट पीट कुछ किया गया है अगर। फिंगरप्रिंट की जांच करने में इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं, फिंगरप्रिंट लिए जाते फिर चेक किया जाता है ये आदमी शामिल था कि नहीं शामिल था, ये किरणें इस्तेमाल होती हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाना वगैरह सुरक्षित करने के लिए इन किरणों को डाला जाता है, तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, जितने जीवाणु विषाणु सब होते हैं, तो काफी दिन तक वो संरक्षित रहता है खाना। और सबसे मेन और एक बात, जल शोधन में आपने सुना होगा प्रचार में RO+UV लिख के आता है आजकल। आरओ जो आता है उसमें लिखा होता है RO+UV, यानी ये किरणें लगातार वहां जल पे पड़ती रहती हैं, तो जल में जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो जल शोधन में भी इसका उपयोग होता है। इसको नोट करें, फिर अगली किरणों की बात करता हूं मैं। अब देखिए दृश्य प्रकाश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए जरूरी है। हम जो चीजें देख पाते हैं किसकी वजह से? दृश्य प्रकाश की वजह से। देखिए जो दृश्य प्रकाश है ये 4 × 10⁻⁷ मीटर से इसकी तरंगदैर्घ्य शुरू होती है और 7 × 10⁻⁷ मीटर तक। ये कभी कभी 7.8 भी मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ, थोड़ा बहुत आगे तक भी रेंज जाती है। एक रफ आइडिया है 7, वैसे ज्यादातर बहुत अधिकतम तो 7.8, यानी 7800 एंगस्ट्रॉम भी आप कर सकते हो यहाँ पर। वैसे 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 ज्यादातर लिखा मिलेगा, कुछ जगह आपको 7800 भी मिलेगा। आवृत्ति 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। इनका उत्पादन मेन तो सूर्य से ही होती है। प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से। बाद बाकी लैंप वगैरह से भी होता है, और आयनित गैसें भी इस तरह का प्रकाश पैदा करती हैं। गुण कौन कौन से होते हैं? देखो प्रकाश के गुण पढ़े ना, परावर्तन करता है, अपवर्तन करता है, विवर्तन करता है, ध्रुवण करता है, व्यतिकरण करता है। प्रकाश के बारे में जो कुछ जानोगे वो सब वो गुण लिख सकते हो आप। मेन हमारी मदद किसमें ही करता है? देखने में सहायता करता है। इसको नोट करें, फिर अगली किरणों पे आता हूं मैं। देखिए अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड, अवरक्त विकिरण के बारे में। देखिए इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 7 × 10⁻⁷ मीटर से 5 × 10⁻³ मीटर तक। आवृत्ति 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 मीटर तक और हर्ट्ज तक। इनका उत्पादन कहां से होता है? गर्म वस्तुओं से। इसमें सूर्य भी शामिल है, सूर्य भी तो गर्म है, सूर्य भी तो इसमें शामिल है। गुण सुने, ये ऊष्मीय प्रभाव पैदा करते हैं। जो गर्मी आती है प्रकाश में, जहां गर्मी महसूस हो, समझ लो ये विकिरण है उसमें, अवरक्त विकिरण। इनमें और गुण देख लो, परावर्तन, अपवर्तन, इस तरह के गुण भी होते हैं। उपयोग सुन लो, पौधों को जो ऊर्जा देता है वो यही प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण इसी के कारण होता है। कपड़े सुखाने में उपयोग होता है इसका, धूप की गर्मी से तो कपड़े सूखते जल्दी। जासूसी कैमरे जो होते हैं ना, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे? देखो मान लीजिए कहीं 4 स्मगलर अंधेरे में बातें कर रहे हैं और तुम उनकी फोटो खींचना चाहते हो और तुमने फ्लैश ऑन करके खींच दी फोटो, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? तो ये जो फ्लैश हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो दृश्य प्रकाश का होता है।
अगर वो फ्लैश इसमें बदल जाए तो ये केवल गर्मी डालती हैं, दिखाई नहीं देता ये प्रकाश, देखने में सहायक नहीं है। तो एक हल्का सा गर्मी पहुंचेगी मुश्किल से कुछ मिली सेकेंड के लिए, और 1 आध डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा वहां का, तो इससे कोई एहसास नहीं कर पाता है और फोटो खिंच जाती है पूरी। तो ये जासूसी कैमरों वगैरह में जासूसी चश्मे आते हैं, उनमें इस तरह का प्रकाश इस्तेमाल होता है। बादलों के आर पार फोटो खींचनी हो तो भी ये किरणें इस्तेमाल होती हैं। मैंने कुछ उपयोग लिख दिए हैं, कुछ आप अपने आप से भी लिख सकते हो। अगला स्टेप बताते हैं। देखिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगों पे। इनकी जो परास होती है 1 × 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻1 मीटर तक। आवृत्ति की बात करें तो 3 × 10⁻11 से हर्ट्ज से लेकर के 1 × 10⁹ हर्ट्ज तक। इनको उत्पन्न करने के लिए थोड़ा विशेष विधियां इस्तेमाल की जाती है। जैसे निर्वात नली में, वैक्यूम ट्यूब में जो दोलित्र कंपन करने वाले परिपथ होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनसे तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनमें गुण होता है परावर्तन और ध्रुवण का। सबसे जरूरी उपयोग समझना, राडार सुना है आपने? दूसरों के मिसाइल वगैरह को जानने के लिए कौन सी मिसाइल कहां आ रही, आजकल आपने सुना होगा इजराइल में वो सिस्टम लगा हुआ राडार वाला, वो किसी के रॉकेट आते तो उनको तुरंत ब्लास्ट कर देता है। तो राडार वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। रेडियो के जो सिग्नल आते हैं उनमें तरंगें इस्तेमाल होती है, रेडियो टेलीविजन में भी ये इस्तेमाल होती हैं। और ओवन तो जानते हो, माइक्रोवेव ओवन नाम ही उसका माइक्रोवेव ओवन, यानी ये तरंगें उसमें इस्तेमाल होती हैं। नोट करिए।